जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज हम क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में हम क्या पढ़ चुके थे? हम सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो भी पढ़ सके थे, मतलब मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, ये धौलावीरा, ये सारी चीजें पढ़ चुके थे। उसमें कुछ पार्ट बच गया, उसको आज रिलेट करेंगे। जैसे मोहनजोदाड़ो से प्राप्त और साक्ष्य क्या मिले हैं, तो मोहनजोदाड़ो से देखिए प्राप्त साक्ष्य में मिला है, ये मोहनजोदाड़ो से क्या मिला? प्राप्त साक्ष्य में क्या मिले हैं? तो मोहरें मिली है, यानी योगी की मूर्ति मिली। योगी मतलब बोले तो क्या, एक मतलब योग करते हुए आदमी, एक योगी मतलब तपस्वी कह सकते हैं कि एक मतलब एक मोहर मिली है। उस मोहर पर क्या, योगी की प्रतिमा, मतलब योगी की प्रतिमा छपी है, उस नुमा आकृति मिली है मोहरों पर। मोहर बोले तो इस समय क्या है, जो मोहर मान लो अब तो डिजिटल हो गई है, डिजिटल और फिजिकल दोनों मोहर इस समय अवेलेबल है। उस समय क्या था, फिजिकल ही मोहर अवेलेबल थी। वो मोहनजोदाड़ो की बात कर रहे हैं, जो ये अक्षय कुमार ने एक मूवी बनाया, वो देखना, उसमें किस तरह की मोहरों की यूज की जाती है। उसमें व्यापारी ट्रेड करते हैं, जैसे मोटे मेसोपोटामिया की सभ्यता और ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आपस में ट्रेड करते थे। तो उसमें मोहरों को लोग क्या करते थे, ये एक प्रमाण था। हाँ, इस सभ्य मतलब ये मेसोपोटामिया के लोग हैं, ये व्यापारी, उनका एक मार्क था, मतलब यही एक उनकी पहचान थी, मोहरे। तो मोहरे पे क्या मिली थी? योगी मिली है, मतलब योगी की एक प्रतिमा छपी है, उकेरी गई है उस पर, मोहरों पर। और क्या है, पशुपति, यानी पशुपति शिव की, मतलब पशुपति शिव की इस पर प्रतिमा मिली है। पशुपति शिव, यानी पशुपति शिव ये पूजनीय थे। वो लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसे क्या करते थे, पूजते थे। तो इसी को मोहरे पर भी क्या मिली थी, इसका प्रमाण मिले, मोहरों पर भी इसके मोहरों की इसकी प्रतिमा मिली है मोहरों पर। तो पशुपति शिव की मोहर, योगी और पशुपति शिव की मोहर मोहनजोदाड़ो से मिली हुई है। ठीक है, अब आगे। अब मोहरों पर जो मिली है उस पर क्या क्या अंकन था? तो उस समय जंगली जानवर जो होंगे उन्हीं का अंकन करेंगे सब, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो पशु करना मतलब पशुपालन करना सीख गए थे। घाटी सभ्यता के लोग पशुओं को क्या करते, पालना सीख गए थे। पशुओं को मतलब पशुओं से जो मतलब भैंस हो गया, बैल हो गया, उनसे लोग क्या करते, कृषि काम में यूज करते थे। भैंस से दूध निकाल के अपना आजीविका चलाते थे, खाते पीते थे। तो उसी समय जो मुहर था, तो मुहर के बाएं साइड पर देखिए, ये मुहर है, तो मुहर पर बाएं साइड पर जो था, मैं और ऊपर कर लूँ, अब यहाँ देख सकते हैं, मोहर के बाएं साइड पे जो था, बाएं साइड पे जा मोहर है, उसके बाएं साइड पे गैंडे का एक चित्र मिला है। गैंडा, भैंसा, उसमें क्या था, मोहरों पर मान लीजिए मोहर है, ये मोहर है, ठीक है। तो इस मोहरों के बाएं साइड पे क्या मिला है, गैंडा और भैंस का चित्र मिला है। हाँ, अच्छा, ये की और क्या मिला नीचे, अगर मोहर के नीचे पर देखेंगे तो दो हिरन के प्रमाण मिले हैं। और देखें तो इसके दाएं साइड में क्या मिले हैं, बाघ और हाथी मिले हैं। तो टोटल गिनो, एक गैंडा हो गया, एक भैंसा हो गया, और ये दो हिरन है। तो भाई प्रजाति गिने कितने जानवर हैं, तो ये तो एक ही होगा। मान लो ये तो हिरन है, तो हिरन मान लीजिए हिरन की एक प्रजाति, भैंसा है, मतलब भैंसा है, गैंडा है और बाघ है, हाथी है, 5 प्रजातियां हैं। तो कुल कुल 5 प्रकार के 6 पशुओं का जिक्र मिला है, मतलब प्रमाण मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त जो योगी या पशुपति शिव की मूर्ति थी, उसी उसको क्या थी, मुहरों पर उकेरी गई थी। तो उस मुहरों पर 6 जानवर, मतलब क्या, कुल 6 जानवरों के तथा 5 प्रकार के जानवरों की मुहरें मिली है। यानी बोले तो 2 हिरन है, तो यही क्या है, बढ़ जा रहे हैं, मतलब घट जा रहे हैं, तो इसे 7 हो जाता। अब क्या है, अब एक चीज है, पॉइंट देख लो। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का की पॉइंट क्या है, सूक्ष्म दृष्टि डालें तो उस पर क्या हमें नजर आता है। देखिए, सैधव सभ्यता, क्या सैधव सभ्यता बोल सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बोल सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं, अमन कोई बोल सकते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता बोलना सबसे जायज है, क्योंकि सिंधु घाटी से नदी, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र था, तो हम सिंधु सिंधु सभ्यता कहते थे। लेकिन आज का जिस तरह सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल का विस्तार हो रहा है,
तो ये कह सकते हैं कि अब सिंधु सभ्यता कहना उतना उचित नहीं रहेगा जितना कि हड़प्पा सभ्यता कहना उचित रहेगा, क्योंकि सर्वप्रथम अगर सिंधु घाटी सभ्यता का कोई नगर खोजा गया था, कोई प्रमाण खोजा गया था, तो सर्वप्रथम हड़प्पा से ही खोजा गया था। और हड़प्पा सभ्यता कहना इसीलिए उचित है। अब सिंधु नदी के किनारे सिंधु सभ्यता मिली, तो सिंधु की नदी के किनारे मिल लीजिए, मिली मोहनजोदड़ो मिल गया। तो अब देखेंगे आगे चल के क्या है, धौलावीरा में मिल रहा है प्रमाण, यूपी के मेरठ जिले के आलमगीरपुर में मिल रहा है, हरियाणा में मिल रहा है, जम्मू कश्मीर के मंडा में मिल रहा है। तो कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। अभी विस्तार और भी बढ़ सकता है, क्योंकि इतिहासकार इस पर लगे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि भारतीय इतिहासकार अभी सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में और उत्खनन की आवश्यकता हो सकता है, इसका विस्तार और भी विकराल हो, विकराल रूप धारण की हो, क्योंकि अभी अंग्रेजों के समय में इसका उत्खनन हुआ था और अंग्रेज बहुत सारे एविडेंस यहाँ से छिपाने की कोशिश करी। क्यों करी? क्योंकि अगर छिपाएंगे नहीं तो ये कहेंगे कि हम लोगों ने आके हिंदुस्तानियों को रहना सिखाया, हिंदुस्तानियों को पक्के घरों में रहना सिखाया, किस तरह ईंट बनाते हैं, ईंटों की टेक्नोलॉजी को बताया। तो ये अंग्रेज का कि अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे, मतलब अपने आप को ये कहते कि हम इंडिया में गए थे, इंडिया वालों को पक्का घर दिया, पक्की सड़कें दिया, नालियों की व्यवस्था दिया, इंडिया तो गंवार था। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, अंग्रेजों के आने के 2000 साल पहले ही हम लोग क्या थे, पक्के मकान में रहते थे, पक्की ईंटों की सड़कें थी, पक्की ईंटों की नालियां पर मिलती थी। ये क्या थी, हमारी सभ्यता थी जो मौसम चेंज के कारण क्या कहते जमीन में धसी पड़ी थी। जब उसका उत्खनन होने लगा, वहां से प्रमाण मिलने लगा, तो अंग्रेज देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कहीं अच्छा हिंदुस्तानियों को किस बात का हम लोग ये कहेंगे कि हम लोग हिंदुस्तानियों को रहना सिखाया, पक्के घरों में रहना सिखाया। ये तो हिंदुस्तानी पहले से ही इस चीज से अवगत हैं जो हम लोग नहीं थे। तो इन्होंने बहुत सारी चीजों को छिपाने की कोशिश करी थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे भारतीय इतिहासकार, भारत स्वतंत्र हुआ, भारतीय इतिहासकार जब उनके अति प्रतिभावान मस्तिष्क में विचार आता है, तो ये अंग्रेजों पर आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं हमारे इतिहास, हमारी विरासत को छिपाया गया, हमारी विरासत को क्या किया गया, हमारी विरासत को नीचा दिखाने का कोशिश किया गया। हमारे धर्मों में था, धर्म पुराणों में था, वहां से चोरी कर लिए, चोरी करके साले वो अपने देश में लेकर चले जाते हैं, अपने देश में बहुत सारे रिसर्च किए। अभी देख टिप्पू सुल्तान की जो तलवार थी, टिप्पू सुल्तान की तलवार को ले जाकर के इंग्लैंड में शोध होता है, बाकायदे शोध करके वो निकालते हैं, यहाँ ये तो जो स्टील बनी है बहुत ही हार्ड है। वो क्या करता था, एक ही वार में ना मतलब शत्रुओं के तलवार थे, अपने तलवार से उनकी तलवार को काट देता था। उसका इतना खतरनाक, मतलब इतना कठोर धातु का, इतना कठोर मेटल का वो तलवार बनी थी, उस पर रिसर्च करके ले गए, अपने देश में बना ली। यानी भारत से बहुत सारी बौद्धिक परंपराओं की चोरी करे हैं, हमारे धर्म पुराणों को चोरी करे हैं। जब हिंदुस्तान से जाने लगे तो बहुत सारे सोना चांदी को ले गए, बहुत सारे नदी में फेंक दिए, कुएं में डाल दिए, और बहुत सारे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत को लूटने की कोशिश की, कुछ लूटे भी, लेकिन भारतीय अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को बचा के रखने में कामयाबी हासिल अभी भी की है और आगे भी करता रहेगा। क्योंकि भारतीय विरासत को लूटना, कितना लूटोगे, इतना खजाना है कि लूटोगे तभी भी यहाँ से खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट भारत है और ओरिजिन पॉइंट जहाँ से रहता है वहाँ से हमेशा ही क्या होता है, ये तरक्की होती रहती है और तरक्की पर हमारा देश चल भी रहा है। तो अंग्रेज छिपाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ से। चलिए खैर आगे चलते हैं, बहुत सारी बातें हो जाती है बीच में, हाँ अपने आप को मैं रोक नहीं पाता। ठीक है आगे देखिए, ये क्या है, अभी यहाँ से क्या मिले, लोहे के ज्ञान का अभाव था। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, ये सिंधु घाटी सभ्यता के विशिष्ट तत्व एकदम एग्जाम की दृष्टि से आप देख रहे हैं, एग्जाम की दृष्टि से देखना, ये मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो पढ़े उसका की पॉइंट यहाँ देख रहे हैं। इनको क्या था, लोहे के ज्ञान का अभाव था, यानी कहते सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था भाई। क्या था, ताम्र पाषाण काल था ना, तांबा और पत्थर से मिलके जुले हथियार मिलते थे। तो ये क्या किए, सिंधु घाटी आते आते क्या किए, ये तांबा के साथ साथ किसका, टीन का खोज कर लिए और तमवा टीनवा के एक में मिला दिए सब।
एक में मिला के धातु बना दिए कांसा, और कांसा होती है कठोर धातु, और कठोर धातु मिल गई तो उससे मिट्टी को खोदने में इनको सहायता मिलने लगी। तो मिट्टी में खोद करके कृषि करना सीख गए, पशुपालन करना सीख गए, और उसी कांसा से ही अपना फरसा बनाते थे, बड़े बड़े हथियार बनाते, जंगली जानवरों का शिकार भी इसी से करते थे। अरे करते होंगे, क्योंकि कठोर धातु है तो प्रयोग करते ही होंगे जंगली जानवरों को मारने में। और ये क्या थे, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। क्योंकि देखिए भारत से, दुनिया का ऐसा एक देश है भारत, यहाँ से इसी भूखंड से प्रथम शाकाहारी भोजन मिला है। चावल, गेहूं, जौ यहीं से मिला है। अच्छा, मक्का का कहेंगे तो मक्का की खेती का प्रमाण उत्तरी अमेरिका का एक मैक्सिको नामक देश है, वहां से मक्का का प्रमाण मिलता है पहले। लेकिन जी गेहूं और जौ का तो प्रमाण यहीं से मिलता है, हमारे देश से ही मिलता है। हमारा नल्ला पाकिस्तान तो 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है, उससे पहले तो हम एक ही थे ना। ये माता सीता कहाँ थी, नेपाल की थी, नेपाली थी, लेकिन कहाँ थी, मतलब वो नेपाल भारत का ही तो पार्ट था। तो ये देखिए ईरान से लेकर के कंबोडिया तक पूरा अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था। तो भगवान राम के, भगवान कृष्ण के राज्य में तो और भी बड़ा क्षेत्र रहा होगा ना, हम लोग थोड़ी न थे उसमें। ये क्या था, इस समय लो स्वर्ण क्या था, स्वर्ण, चांदी, तांबा, कांसा की जानकारी प्राप्त होती है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना से परिचित थे, चांदी से परिचित थे, तांबा से परिचित थे, और तांबा से परिचित थे तो भाई टीना से परिचित थे, और टीना तांबा मिला के कांसा बना लेंगे तो कांसा की जानकारी इनको हो जाएगी। कांसा एक होती है कठोर धातु, जैसे कि आपको पता ही है। एक सूक्ष्म दृष्टि डालिए ना, सिंधु घाटी सभ्यता अभी तक पढ़ते रहे, धुआंधार सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातत्विक स्थलों को धुआंधार चर्चा कर रहे हैं आपके सामने, जाके देखिए। हाँ, और इसको समझिए, यही से क्वेश्चन फंसते हैं, यही से क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। क्या है, हाथ से चालित चालकों का प्रयोग, हाथ से चालित चाकों का प्रयोग है। चाक क्या होता है, यानी हाथ से चलाते थे सब चाक। हाँ, चाक से क्या करते थे, मान लीजिए कोई नक्शा बनाते हैं, कोई खेत का नक्शा बनाते हैं, कोई जानवर का नक्शा बनाते होंगे, और कैसे मालूम कि चाक का प्रयोग करते होंगे। देखिए ये बहुत सारे मानव ने उस समय तो मान लीजिए नगरीय व्यवस्था हो गई थी, तो ये पत्थरों पर ऐसे बनाते थे, कैसे कैसे हम लोग क्या करेंगे, है आगे की क्या प्लानिंग है, अपने खेतों को जोतने के लिए, घरों को बनाने के लिए स्ट्रक्चर तैयार करना, किसी जंगली जानवरों को शिकार करने से पहले, शिकार के बारे में योजना बनाने पर एक मैप के तैयार करते होंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे घेरेंगे, ऐसे मारेंगे, तो चाक का प्रयोग करते होंगे। ठीक ना। एक मूर्ति पूजा का प्रचलन, यहाँ देखिए एक मूर्ति पूजा का प्रचलन मिलता है। मूर्ति पूजा यानी आप कहेंगे इस समय मूर्ति पूजा नहीं, यानी आज से लगभग में 4000 साल पहले लोग क्या करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। लोग मूर्ति पूजा करते थे, पशुपति देवी की पूजा करते थे वो। तो मूर्ति पूजा का यहाँ से प्रमाण मिलता है, कहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता से मूर्ति पूजा का एविडेंस मिला हुआ है हमारे इतिहासकारों को। उसी आधार पर हम कहते हैं कि 4000 पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा से अवगत थे, यानी मूर्ति पूजा प्रचलन में थी। अच्छा, प्रचलन में थी। अब क्या था, शेर के अवशेष का अभाव था। भाई ये शेर के अवशेष का अभाव था, यानी शेरों के अवशेष हैं, जो शेरों के हाड़ और मांस हैं, मतलब मांस तो मिलेंगे नहीं, मांस तो गल ही जाएंगे, हड्डी ही मिलेंगी, लेकिन हड्डी मिली ही नहीं, यानी शेरों के अवशेष का अभाव, यानी शेरों की हड्डियों के मिलने का अवशोष है। क्योंकि शेर होता है खूंखार जानवर, उनको शिकार करने में उनको थोड़ा दिक्कत आती होगी, क्योंकि जंगल का राजा वही कहलाता है, तो उसको ये शिकार करने में बचते होंगे, कहीं इनका ही ना वो शिकार कर ले, इसीलिए उसको हड्डियां नहीं मिल पा रही हैं शायद, हैं। तो इसीलिए मतलब एक शेरों के अवशेष का अभाव मिल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में। अच्छा, और क्या, घोड़ों के अवशेष प्राप्त हैं, यानी कर है घोड़, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से घोड़े के अवशेष तो प्राप्त हैं, परंतु चित्र का अभाव है, यानी अवशेष यानी हड्डी प्राप्त है, लेकिन इस चित्रों का अभाव है, यानी चित्र नहीं मिल रहा है। किसी पत्थर पर, किसी दीवार पर, किसी गुफा में कहीं से कहीं घोड़े का चित्र मिल जाए, लेकिन अभी तक ये चित्र मिला ही नहीं है। माना जाता है मेसोपोटामिया के लोग घोड़े से परिचित थे, और घोड़ा ठक 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 लेकर आते थे इन सिंधु घाटी सभ्यता पर, और यहाँ से व्यापार करके फिर चले जाते थे। फिर बाद में कालांतर में आए तो नाव की खोज हो जाती है, तो नाव से भी व्यापार करने लगे, क्योंकि भारी भरकम सामान को ले जाने के लिए किसी जानवर के पीठ पर लाद कर नहीं ले जा सकते ना,
तो पानी वाली नाव पर लेके जा सकते हैं आसानी से। पानी वाली जहाज का नाव का खोज भी हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में। आप कहेंगे अच्छा ये खोज हुआ था, कैसे मालूम? क्योंकि गुजरात के लोथल में एक शिपयार्ड मिला है, नहीं बंदरगाह मिला है 4000 साल पहले का है। तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार करते होंगे, ट्रेड करते होंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल थे। मैंने पूर्ण कोशिश की है उसको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया जाए। तो बिल्कुल मैंने आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है, और पूरा विश्वास है कि अगर आप देखेंगे तो पूरी अच्छे से आपको समझ में आएगा। पीछे जितना भी मैंने कवर किया है वो जाके देख सकते हैं। हम आगे अब क्या पढ़ेंगे, देखिए मैंने क्या पढ़ा था इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, इससे पहले क्या पढ़ा, आदि ऐतिहासिक काल, यानी क्या है भाई, आदि ऐतिहासिक काल, देखिए प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा। उसमें देखा कि जो, अच्छा इसको, उसमें देखा कि किस तरह मतलब उसमें चेंजेज हुए हैं। पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को देखे। अब बारी है वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता में धीरे धीरे अभी देखेंगे, इसमें आर्यों की एंट्री हो जाएगी। आर्यों की एंट्री होते ही क्या हो जाएगा, आर्यों की एंट्री हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा कर्म के आधार पर था, मतलब कर्म के आधार पर एक ही घर में छत्री, एक ही घर में छत्री वैश्य, मतलब एक ही घर में कह सकते हैं आसान भाषा में, एक ही घर में छत्री वैश्य शूद्र ये सभी रहा करते थे, हैं पंडित, एक ही घर में सभी रहता है। कैसे, कर्म के आधार पर प्रधानता थी, जैसा कर्म करते थे उसी के अनुसार उस कैटेगरी दी जाती थी। मान ली एक ही घर में अगर 3-4 भाई हैं तो एक ही घर में एक पंडित हो सकता था, एक छत्री हो सकता था, एक चमार हो सकता था, एक वैश्य हो सकता था। हाँ, तो ऐसे लोग हो सकते हैं इसमें।